बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इस चैप्टर का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट रेडियस पे पूछा जाता है, सेकंड न्यूक्लियर डेंसिटी पे, और थर्ड है बाइंडिंग एनर्जी, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर होते क्या है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और वो जिस एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होके रहते हैं जिस एनर्जी के साथ, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और ये बाइंडिंग एनर्जी आती कैसे है, इसका मेन कोज क्या होता है, तो वो होता है मास का डिफरेंस, कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो भी होगा और उसका एक्सपेरिमेंटल मास, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। मास के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, या फिर जो भी मास डिफरेंस आएगा वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, निकालेंगे कैसे, तो देखो एक्चुअल मास और एक्सपेरिमेंटल मास का हम डिफरेंस निकालेंगे, और वही मास डिफरेंस आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है, mc²। तो जो m होगा वो कौन सा होगा, वो जो एक्चुअल मास और एक्सपेरिमेंटल मास का डिफरेंस होगा। हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, तो देखो देख, एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी का मेन कोज क्या है, मास डिफेक्ट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, मास डिफरेंस बोल दो। मास डिफेक्ट या मास डिफरेंस एक ही बात है। तो इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास कितना A। ठीक है, दो तीन चीजें और कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं उसका एक्सपेरिमेंटल मास, लेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल मास आपको हमेशा गिवन आएगा, उसका एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, वो है कैपिटल M, वो गिवन है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको गिवन आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होने वाला है mp, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होने वाला है, वो होने वाला है mn। ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, या गिवन आएगी न्यूमेरिकल के अंदर। एलिमेंट के बारे में उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक मास पता होगा, एक्सपेरिमेंटल मास गिवन आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास गिवन आएगा। क्लियर है, हमें करना क्या है, हमें डेल्टा m निकालना है, मास डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या, एक्चुअल मास निकालेंगे। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास क्या होने वाला है कि भाई न्यूक्लियस का हमें एक्चुअल मास निकालना है, एक्सपेरिमेंटल गिवन है, दोनों एक्चुअल में से एक्सपेरिमेंटल माइनस करेंगे, मास डिफरेंस आ जाएगा। एक्चुअल कैसे निकालेंगे, तो देखो न्यूक्लियस में होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का मास कितना, mp, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, Z, तो Z इंटू mp करेंगे तो सारे प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा, प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास, एक न्यूट्रॉन का मास कितना, mn, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, a माइनस जेड। यानी एक प्रोटॉन का मास पता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे प्रोटॉन्स का मास, प्लस क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन का मास पता है mn, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे न्यूट्रॉन्स का मास, सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास ही तो एक्चुअल मास है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्चुअल मास निकालेंगे न्यूक्लियस का, और वो कितना आएगा, तो देखो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z और एक प्रोटॉन का मास होता है mp, सारे प्रोटॉन्स का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं a माइनस जेड और एक न्यूट्रॉन का मास mn, ये एक्चुअल मास, सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास। हमें निकालना है मास डिफेक्ट। कैसा निकालेंगे, एक्चुअल मास माइनस क्या कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल मास। यानी अगर आप क्या करोगे, यहां से डेल्टा m निकालोगे तो एक्चुअल मास तो कितना है, Z mp प्लस a माइनस जेड इंटू mn, ये तो एक्चुअल मास, और इसमें से क्या करेंगे, कैपिटल M माइनस कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास डिफरेंस आ गया। और दिस मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, और यही मास डिफरेंस किसमें कन्वर्ट होगा, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। बताओ समझ में आ, और वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लिखते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी को EB, बाइंडिंग एनर्जी, E एनर्जी B बाइंडिंग, और वो कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा M होगा, मास का डिफरेंस होगा, वही कन्वर्ट होगा डेल्टा M इंटू C², और डेल्टा M की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो आई है Z mp प्लस a माइनस जेड mn और माइनस कैपिटल M, एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, या ये, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C² से, तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास जूल के अंदर। बट इसके अंदर हमें आंसर जो निकालना होता है, एनर्जी जो निकालनी होती है, हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है। किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
जेड एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम, और ये यहां पे मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर, ये तो जूल में 931.5 बाई सी स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, एनर्जी किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमेशा देखना आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाएगा। तो यहां से आपके देखो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, या फिर इसको आप 931 भी लिख सकते हो, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ईबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम, और ये मल्टीप्लाई के अंदर कितना है 931.5, आंसर किसमें, मेगा ईवी के अंदर। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है। या फिर डायरेक्ट आप छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, डेल्टा एम निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 931.5 से। भाई डेल्टा एम अलग से निकालो, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो सबसे पहले डेल्टा एम निकालो। कैसे निकालोगे डेल्टा एम, ये रहा, एक्चुअल मास निकालो, एक्सपेरिमेंटल माइनस कर दो, डेल्टा एम आ गया। उस डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई करना न्यूमेरिकल्स के अंदर, 931.5 से, तो आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बताओ क्लियर है, ठीक है। मेन गेम होता है मास का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कई न्यूमेरिकल आपको इक्वेशन में भी गिवन आएंगे कि आपको रिएक्शन दे देंगे, प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिएक्टेंट का टोटल मास निकालना है, प्रोडक्ट का टोटल मास निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, मास का डिफरेंस लेना, यानी डेल्टा एम आ गया। और उसी डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 931.5 से, तो एनर्जी जो भी रिलीज हो रही होगी वो आ जाएगी। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालोगे, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी वो आई थी टोटल न्यूक्लियंस की, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई थी सारे न्यूक्लियंस की। तो हमें एक न्यूक्लियन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास से। यानी आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास, या फिर क्या लिखेंगे, मास नंबर। बताओ, यानी और इसको डिनोट किया जाएगा EBN, एन का मतलब है पर न्यूक्लियन, EB तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये आने वाली है टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB, और डिवाइड कर देंगे किससे, कैपिटल ए से, और ये भी किस में आएगी, मेगा EB के अंदर। बताओ क्लियर है। और मान लो आपको पर न्यूक्लियन गिवन है और टोटल निकालनी है, तो पर न्यूक्लियन को ए से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल आ जाएगी। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ये हमें ग्राफ समझना, ग्राफ आना चाहिए आपको, ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसा बनने वाला है इसका, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो लाइनें बना ली, ठीक है। यहां पे हम लेने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, तो हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, ठीक है। ये एटॉमिक मास कैपिटल है, और यहां पे हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN की, ठीक है। और ये किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो यहां से ऐसे ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, ये देखो ऐसे, इस तरीके से ग्राफ होता है। यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आने वाले हैं, अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे H12 की, और यहाँ पे लिखेंगे H13, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा हीलियम 2 4, यहाँ पे लिथियम 3 7, बेरिलियम बोरोन के बाद यहाँ पे कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, यहाँ पे लेना ऑक्सीजन 8 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप आएगा 8 18, फिर यहाँ पे हम लेंगे सल्फर, ऑक्सीजन से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ पे ये सल्फर 16 32, एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आने वाला Fe, आयरन, ठीक है, 26 56, और यहाँ पे आपके पास आने वाला यूरेनियम 92 238, आइसोटोप एक और होता है 235 भी होता है। यह आपके पास
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व होने वाला है। इस कर्व के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या बताना चाह रहा है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, किनकी कम है, H12, H11, H13, तो ये क्या होने वाले हैं, ये कम स्टेबल होने वाले हैं, कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि ये पीक्स पे यहाँ पे देखोगे कुछ साफ डिफाइंड पीक्स आ रहे हैं। एटॉमिक मास देखो 2 से लेकर 20 के बीच में यहाँ तक, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे कुछ डिफाइंड पीक्स आ रहे हैं। ये पीक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इन पीक्स पे जो भी एलिमेंट है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। ये पॉइंट्स कहाँ पे है, ये रहे, ये देखो सबसे पहला पॉइंट, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक H11, H12, H13 इज लेस, कम है, तो वो क्या होंगे, देयरफॉर दे आर लेस स्टेबल। सेकंड हम बात करते हैं फ्रॉम द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, 2 से लेकर 20 में देयर आर सम शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हीलियम 24, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816. The peaks indicate that their nuclei relatively more stable than their neighboring nuclei. कि ये पीक्स पे जो भी एलिमेंट है, न्यूक्लियाई है, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल अपने नेबरिंग से। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर दैट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज। यहाँ पे देखोगे इसके बाद क्या है, ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज में है। यहाँ पे इसके बाद कितना, एटॉमिक नंबर 30 से लेकर 120 तक। इन सब की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी आपको दे रखी है, A = 30 to 120 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5, यानी इनकी 30 से लेकर 120 जो एटॉमिक मास है, इसके अंदर एवरेज जितने भी न्यूक्लियाई है उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, 8.5 मेगा ईवी। सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट होने वाली आयरन की, कितनी, 8.8 मेगा ईवी। सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, आयरन की, ये देखो लिखा हुआ है। एंड मैक्सिमम इज 8.8 मेगा ईवी। किसके लिए होने वाला है ये, आयरन के लिए, Fe के लिए। ठीक है, किसकी है ये, Fe। एज द मास नंबर इंक्रीजेज, उसके बाद 120 के बाद आप मास नंबर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे यूरेनियम तक पहुंचते हो, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। कि अगर आप देखोगे इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मास नंबर इंक्रीज करोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, 7.6 मेगा ईवी। ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, कई बार ग्राफ के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट दे देते हैं, वो ग्राफ के अंदर 4-5 पॉइंट लिख देते हैं ABCD, और वो बताते हैं कि इसको है ना असेंड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, कि कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये कर्व आना चाहिए और इसके ये चारों पॉइंट पता होने चाहिए।